जानता हूँ, बट आप अगर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके 100 में 100 आने चाहिए, मतलब पूरे आने चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है क्लास में जो मैंने बताई नहीं है। इसमें ऐसा कोई ऐसा लगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन क्लास में नहीं हुए हों, या ऐसी कोई बात जो आपको अननोन आ रही हो? अगर आंसर्स, हाँ तो आपके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऐसा ही आता है, मतलब केमिस्ट्री बहुत वैसा नहीं आता है, मतलब बहुत टफ नहीं आता, बहुत आसान नहीं आता, केमिस्ट्री एवरेज आता है। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिला तो आप लिंक नहीं कर पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कभी मुझसे हो रहा है, कभी मुझसे नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। बट अगर किसी टीचर से आपका सही बैठ गया तो फिर आपसे हमेशा हो रहा होगा। छोटी मोटी फॉर्मूले मिस्टेक है, गलतियां हैं, या कोई क्वेश्चन याद नहीं आया, कुछ ऐसा, बस उस वजह से क्वेश्चन जो है ना वो नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ा हवा ही लगी यार ये लिखा क्या है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कभी। हाँ, 95 भी आ रहे हैं, रतनदीप के 95 आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुछ मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम, ऑब्वियस, इसीलिए एग्जाम लिया जाता है। तो इन चीज़ों को जो है ना आप धीमे धीमे ठीक करो, हो जाएगा सही, है ना। नहीं, लर्न देखो, याद अगर आप लोग गलत सोच रहे हो, याद तो आपको सभी सब्जेक्ट में करना पड़ता है, केमिस्ट्री में अकेले नहीं करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद तो आपको सभी सब्जेक्ट में करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ लो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को याद भी तो रखना पड़ता है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चीजें समझाई हैं उनको जो याद रख पाएगा वो हमेशा क्वेश्चन सही करेगा, जो याद नहीं रख पाएगा उसको नहीं रख पाए, नहीं हो पाएगा। तो जिसका मेमोरी है ना, जिसका मेमोरी बहुत अच्छा है ना, वो तो एग्जाम में हमेशा ही आगे निकलता है, बिकॉज एग्जाम में जो स्पीड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपकी मेमोरी होती है। मेमोरी तो होनी चाहिए। रटना अलग बात है, देखो रटना, किसी चीज को मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं याद रखने की बात कर रहा हूँ। कोई चीज आपको समझा दी गई, कोई ट्रेंड आपको समझा दिया गया, कोई लॉजिक आपको बता दिया गया, उसके बाद उसे याद रखना, उसके अपने माइंड में मेंटेन रखना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो है कि आपने कुछ समझा ही नहीं, बस याद रखा हुआ है, अगर ये आएगा तो ही टिक मार पाओगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मतलब कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। एग्जाम में हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन ही आते हैं ना, बट हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सेम आते हैं, ठीक है। तो आज कहाँ से स्टार्ट करना है? आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करनी है ना आज। आयनाइजेशन एनर्जी देखो कहाँ तक हो गया था। मैंने शायद हेडिंग लिख दी थी ना, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, हेडिंग लिख दी थी। ठीक है, करें स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा उसमें की डेफिनेशन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम सॉरी फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। यही इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, इस कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना,
वो कब डिफाइन होता है? वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में डिफाइन होता है ना। इसमें आपको आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म होना चाहिए, गैसियस फॉर्म होना चाहिए। एटम अगर सॉलिड है तो आने से एनर्जी डिफाइन नहीं होगी, अगर कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो नहीं डिफाइन होगी। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आप जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हम अभी आपको सिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप O2 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये O2 की आने से एनर्जी आएगी, लेकिन हम अभी आपको एटम की सिखा रहे हैं केवल, है ना, मॉलिक्यूल्स की नहीं सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा हुआ है। और एटम शुड बी इन द गैसियस फॉर्म, और या एलिमेंट शुड बी इन द एटॉमिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बट मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ इस बात से कि मॉलिक्यूल्स वगैरह से आप वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। चलो आगे काम करते हैं। एक एक एलिमेंट है, मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, गैसियस फेज में है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक्स प्लस गैसियस बनाया, ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाता है, ये IE1 कहलाता है, और ये होता है फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, और जो एक्स प्लस गैसियस होता है, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने और निकाल लिया तो ये कहलाता है IE2। IE2 का प्रोनाउंसिएशन है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और एक्स डबल प्लस से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये कहलाता है IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझना, यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट है जहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो, तो ध्यान से सुन लेना सब लोग, है ना। ध्यान दो थोड़ा बोर्ड पे। तो ये क्या हो रहा है, ये एक न्यूट्रल एटम है जिससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके ऊपर 1+ चार्ज आ गया, तो वो IE1 कहलाता है। न्यूट्रल एटम से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जब 1+ चार्ज आ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो, 2+ चार्ज ऊपर बना देते हो, तो वो IE2 कहलाता है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब पहला निकल जाएगा, या यूं कहें कि दूसरा इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब इसके ऊपर 1+ चार्ज आ जाएगा। वैसे यहाँ पे थर्ड कब निकलेगा, जब दो निकल जाएंगे, यानी 2+ चार्ज आ जाएगा, तो 3+ चार्ज बना के एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना। वैसा ही है कि दूसरा विकेट तब गिरेगा जब पहला गिरेगा, और तीसरा तब गिरेगा जब दूसरा गिरेगा। ठीक है ना, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना और टू इलेक्ट्रॉन निकालना में डिफरेंस है। अगर एटम के दो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं और एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। क्या आप कर पाओगे डिफरेंस? आपने एटम का सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, या आपने एटम के दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं? समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपने एटम के, अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक एटम था, वो एक्स एटम था, इससे आपको दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे 2+ चार्ज लगाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। ये जो लिखा हुआ है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है? सेकेंड, ये मैं नंबर डाल देता हूँ ऐसे। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ये वाली है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में, या दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, तो दूसरा का मतलब एक ही निकलेगा, है ना, तो वो इससे नहीं, ये दूसरा है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके देख लो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो एक्स प्लस और एक्स प्लस कैंसिल हो जाएगा, यही बन के आ जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा एच टोटल बनेगा, जो टोटल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी IE1
प्लस IE2। ऐसा समझ में, I1 फॉर फर्स्ट, I2 फॉर सेकेंड, दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है ना, जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ये लिखा हुआ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना ये लिखा हुआ है। क्या हमारी क्लास में सब लोगों को क्लियर है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, थर्ड इलेक्ट्रॉन का निकलना या 3 इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये क्वेश्चन पढ़ना। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओ या 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओ। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? हाँ, कितनी एनर्जी लगेगी 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तो? हाँ, I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तो क्या लगेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 लगेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे, और थर्ड को लगाओ अगर रिमूव कराओगे तो केवल क्या लगेगा? तो केवल I3 लगेगा। आई थिंक गॉट इट। बोलो यस और नो। आगे काम करें, चलिए देखते हैं। चलो अच्छा, एक बात बताओ कि ये न्यूट्रल एटम है, तो ये न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकला? 1 + 4 से, तीसरा किससे निकला? 2 + 4 से। अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं साइज की बात करूं, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज की बात करूं, तो साइज की बात करूं तो आप इससे एग्री करते हो कि ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा तो ये होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कौन सा है? बोलो, इन तीनों में सबसे मुश्किल कौन सा है? इन तीनों में थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि उसमें एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। प्रोटॉन तो आप निकाल नहीं रहे हो, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में जितने थे उतने ही है। तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपने एटॉमिक साइज कम कर दिया है। तो सबसे ज्यादा टाइटली होल्ड इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे जेड इफेक्टिव हाई हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? मुश्किल होता जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के लिए पाया जाता है इसी के हिसाब से, साइज के हिसाब से, या यूं कहें जेड इफेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, नहीं, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर सही नहीं आएगा, साइज का ही ठीक है। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर उल्टा होगा। ठीक है, वो भी लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर होगा वो इसका सबसे कम होगा, इसका ज्यादा होगा, और इसका सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इसके हिसाब से ये देखा जाता है कि I1 से बड़ा हमेशा I2 होता है, I2 से बड़ा हमेशा I3 होता है, इससे बड़ा I4 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से इनको हम सक्सेसिव वायनेस एनर्जी बोलते हैं। तो सक्सेसिव वायनेस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, और ये हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू है। किसी भी एलिमेंट का I2 उसके I1 से बड़ा होता है, किसी भी एलिमेंट का I3 उसके I1 I2 दोनों से बड़ा होता है। आप ये मत बोलना कि सर मैं हीलियम को ले लूं, तब हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यार उसमें I1 I2 ही डिफाइन, I3 नहीं डिफाइन है, तो I3 है नहीं है। तो आप I1 I2 कंपेयर करो, हीलियम के केस में हीलियम का जो I2 होगा वो उसके I1 से बड़ा होगा, I3 वहाँ अवेलेबल नहीं, I4 वहाँ अवेलेबल नहीं, तो जहाँ अवेलेबल नहीं वहाँ कंपेयर नहीं करेंगे। ऐसा तो ना कहना कि I3 जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम थोड़ी ना हुआ है ही नहीं I3 एक्चुअली। बोलो, बात समझ में आ गई है ना। तो ये बात आप हमेशा फॉलो करिएगा। सक्सेसिव आयनस एनर्जीज जो होती हैं, सक्सेसिव आयनस एनर्जी जो होती हैं वो इसी ऑर्डर को फॉलो करती हैं। ठीक है ना, लगातार इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्शनल है इसमें नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी एलिमेंट का I2 उसके I1 से बड़ा होगा, I3 उससे बड़ा सबसे बड़ा होगा, I4 सबसे बड़ा होगा, इस तरीके से। इस ऑर्डर का कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ट्रू है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। वो कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? तो उन फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका साइज। मेन तो एटॉमिक साइज ही सब कुछ है।
सबसे पहले आप साइज देखोगे। अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो बड़े एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, छोटी होती है, कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर होते हैं, उनको निकालना आसान होता है। और अगर एटम का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ी आती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। दूसरा जो फैक्टर है वो है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव और साइज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको पता है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एटॉमिक साइज घट जाएगा तो अनएस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जेड इफेक्टिव अगर घट जाएगा तो साइज की वैल्यू बढ़ जाएगी और अनएस एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी। तो ये इंटरचेंजेबल हैं, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कुछ जगह पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप में जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है ना। और जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहने की वजह से हमें साइज पे शिफ्ट होना होता है, तो दोनों एक जैसे ही चलते हैं। अगर हमारी जेड इफेक्टिव वाली बात आपको समझ में आ रही है तो आप इनडायरेक्टली अगर आप देखो ध्यान से तो जेड इफेक्टिव की जो कैलकुलेशन होगी वो जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन बिना सिग्मा के तो नहीं होगी। बोलो। ये जो सिग्मा लिखा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, तो जेड इफेक्टिव का जो कैलकुलेशन है वो विदाउट सील्डिंग कांस्टेंट तो नहीं किया जा सकता है। बोलो जस्ट टाइप यस अगर आप एग्री करते हो, है ना। तो अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सिग्मा है वो भी एक क्या क्या रोल प्ले करेगा, बोलो। वो जेड इफेक्टिव को कम ज्यादा करने में करेगा कि नहीं करेगा। अगर सिग्मा की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, है ना। जैसे आपने यहाँ देखा था इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर जो सील्डिंग है, मतलब सील्डिंग अगर आप देख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा कि जो जेड इफेक्टिव है अल्टीमेटली वो क्या है, जेड माइनस सिग्मा है। तो कहीं ना कहीं अगर सिग्मा बढ़ा दोगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो आने से एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप सिग्मा को कम कर दोगे, सील्डिंग कम कर दोगे, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज की वैल्यू घट जाएगी, आयनाइज एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जेड इफेक्टिव के अंदर ही ये आ जाता है, सील्डिंग वगैरह का भी इस तरीके से चलता है कि सील्डिंग पे डिपेंड करता है कभी, अगर आपको कभी आता है तो। ठीक है। ये दो फैक्टर हो गए, है ना। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या फैक्टर है किसके केस में, आने से एनर्जी के केस में, है ना। ठीक है ना। ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि इज द मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन more is the stability of electronic configuration, more is the ionization energy। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का उतना ज़्यादा क्या होता है, अनएस एनर्जी होता है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये जो थर्ड
फैक्टर मैंने बताया है, ये तीसरा फैक्टर है, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर होता है लोगों को लगाना बड़ा अच्छा लगता है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में अप्लाई करना थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके मन को, आपके माइंड को अच्छा लगेगा और आप लोग इसको सबसे पहले अप्लाई कर देते हो। ठीक है ना, ये इंटायर जनरेशन का, इंटायर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आता है। मैं हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल मेरे को ये मिस्टेक सही करवानी पड़ती है। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले से पढ़े होते हैं प्रॉपर वगैरह, तो उनको लिए तो फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि वो हमेशा, वो लोग भी क्या करते हैं, थर्ड फैक्टर पहले लगाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये मना नहीं कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट नहीं होती है, बिल्कुल अफेक्ट होती है। इट इज़ अ फैक्टर, बट इट इज़ अ थर्ड फैक्टर। पहला फैक्टर साइज ही है, या जेड इफेक्टिव है। मैं जेड इफेक्टिव को सेकंड लिखता जरूर हूँ, लेकिन मैं मानता एक ही जैसा हूँ कि वो एक तरह से जेड इफेक्टिव और साइज से पहले आपको देखना चाहिए, सबसे पहले एटॉमिक साइज देखना चाहिए। एटॉमिक साइज से अगर आपको आंसर ना मिले तब आपको इस पे मूव करना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, अदरवाइज नहीं मूव करना चाहिए। कैसे देख लो। तो यहाँ पर इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं नाइट्रोजन एटम का, और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ऑक्सीजन एटम का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 होकर होने पर ये इसकी एग्जैक्टली हाफ फिल ऑर्बिटल है, और इस हाफ फिल ऑर्बिटल की एक्सचेंज एनर्जी याद है आपको, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो ज़्यादा है, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4। ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ये कहते हैं कि 2p3 इज मोर स्टेबल देन 2p4। 2p3 इज मोर स्टेबल देन 2p4, है ना। 2p3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा है किससे, 2p4 से। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रूव्ड है, या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से प्रूव्ड है। अब क्या होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन n एटम से हटाते हैं और इसे आप n प्लस बनाते हैं, और आप इलेक्ट्रॉन o एटम से हटाते हैं और इसे O प्लस ये बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको 2p3 से 2p2 पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मानते हो, ये 2p3 2p2 बनेगा, और यहाँ पर आपको 2p4 से 2p3 पे जाना होगा। ठीक है, 2p4 से 2p3 पे जाना होगा। आ रहा है बात समझ में। तो भाई क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम है वो कहेगा यार मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन स्टेबल था, 2p3 में मैं था, मैं क्यों 2p2 में जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो आप बोलोगे नहीं मैं तो इसको जबरदस्ती भेजूंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और यहाँ ऑक्सीजन को फायदा हो रहा है कि 2p4 से 2p3 में जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो ये कहेगा हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन चला जाऊंगा तो अपने आप कैसे चला जाऊंगा, अपने आप तो नहीं जाएगा, एनर्जी यहाँ भी देनी पड़ेगी। क्यों, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में बाउंडेड है ना, उतना तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाए। तो एनर्जी लगेगी तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ कम लगेगी, क्योंकि ये 2p3 में जा रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और ये कम स्टेबिलिटी, ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा, ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाना चाहेगा। तो क्या आप लिख सकते हो मुझे यहाँ पर चैट में, या बता सकते हो कि
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, या किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, है ना? तो इसका जो आंसर है मैं यही लिख देता हूँ इस जगह पर। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो IE1 है, मैं पहले की बात करूँ, फर्स्ट आंसर है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है। दूसरे में हो सकता है चीजें बदल जाए, दूसरे में चीजें बदल जाएं, कैसे बदल जाएंगी वो भी मैं सिखाऊंगा आपको अभी। ये इसका आंसर है। आई सॉरी 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 सॉरी, मैंने I2 लिख दिया यहाँ पे। ये I1 ऑफ नाइट्रोजन एटम जो होगा, ठीक है, और I1 ऑफ जो ऑक्सीजन एटम होगा, उसमें ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन एटम का ज्यादा आएगा। और ये वाली बात हम केवल और केवल किससे बता सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है, टेंडेंसी वगैरह ये सब चीज़ों को देखना पड़ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आ गया सबको? बोलो। हम्म, सबको आ गया समझ में? अगर मेरी बात सबको समझ में आई है तो मेरा एक आंसर करो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड में अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड में कब जाओगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे ना? तो क्या लगता है आपको? ऑन मूविंग, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या क्या होता है भाई बताओ? जेड इफेक्टिव तो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो साइज एटम का घट जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो बताओ कैटायन मेकिंग टेंडेंसी क्या होगी? कैटायन मेकिंग टेंडेंसी वो घट जाती है। और कैटायन मेकिंग टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो होता है वो भी घट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो पीरियड में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है, अनएस एनर्जी बढ़ जाती है, कैटायन मेकिंग टेंडेंसी घट जाती है। कैटायन मेकिंग टेंडेंसी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, कैटायन बनाना मुश्किल हो जाता है। और कैटायन मेकिंग टेंडेंसी का जो साइंटिफिक टर्म है वो कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को एक तरीके से एक और नाम देते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड मेटालिक करेक्टर। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो मेटालिक करेक्टर कम होगा, मेटल्स कम मिलेंगे, नॉन मेटल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो P ब्लॉक जो है वो नॉन मेटल्स की का ब्लॉक है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जब आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एटम का साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना, आने से एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो कैटायन बनाना मुश्किल होता है। कैटायन बनाना मुश्किल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मुश्किल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का कम होना, यानी कि एक तरह से मेटालिक करेक्टर का भी कम हो जाना, है ना? इसी डायरेक्शन में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका? सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड में हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2s1 होगा,
ये 2s2 होगा, 2p1 होगा, 2p3 होगा। ये होगा। दो जगह पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रहा है, एक ये 2s2 पे दिख रहा है और एक ये 2p3 पे दिख रहा है। ये दो जगह स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन मैंने बोला ना कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, वो हमारा थर्ड फैक्टर है ना। वो सब कुछ नहीं है। वही सब कुछ तो क्या है, साइज है। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब कुछ नहीं होता है ना। है ना, वो क्या होगा। हाँ, नियॉन लिखा हुआ है। ओके। तो ये 2p6 लिखा है, क्या लिखा है, सब कुछ सही तो है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन सब तो सही है, ठीक है। तो हाँ, इसकी भी स्टेबिलिटी है ज़्यादा, मान सकते हैं। लेकिन वो हाईएस्ट में है तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं आपका, है ना। और सबसे छोटा भी है। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बेसिकली क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना ध्यान से। छोटी सी स्टेबिलिटी देता है, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी नहीं देता है। आपको स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लगाना होगा तो जैसे 2s2 है ना, तो 2s2 का कंपैरिजन आप एक पीछे 2s1 और एक आगे 2p1 से कर सकते हो, और ये दोनों से ज़्यादा होगा। 2p3 का कंपैरिजन 2p2 और 2p4 से हो सकता है, और ये दोनों से ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये आगे निकल जाएगा। इसकी आयनाइज एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी, और बेरिलियम की आयनाइज एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है। आपका क्वेश्चन होगा कि सर कार्बन से ज़्यादा क्यों नहीं होती है। कार्बन तो देखो इसके रिस्पेक्ट में सेकंड प्लेस पर है, तो ऐसे आने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, साइज घटता है। तो कार्बन के केस में तो जो साइज वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है ना, वो ऑक्सीजन से तो आगे जा सकता है एनएस एनर्जी में, लेकिन एफ एटम से नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो जो दो प्लेस आगे है, और वहां पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। अल्टीमेटली एफ एटम का साइज ओ एटम से क्या है, काफी कम है, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही हो जाता है। एन एटम और ओ एटम क्योंकि एजेसेंट हैं, तो मैंने बोला ना 2p3 का जो आपने कॉपी में लिख देना, 2p3 का कंपैरिजन 2p2 से हो सकता है या 2p4 से हो सकता है, बस एक पहले और एक बाद में, और ये दोनों से आगे होगा। फिर से बोल रहा हूँ, 2p3 का कंपैरिजन 2p2 से हो सकता है, 2p4 से हो सकता है, और ये दोनों से आगे होगा। 2s2 का कंपैरिजन 2s1 से हो सकता है, 2p1 से हो सकता है, और ये दोनों से आगे होगा। उसके आगे नहीं हो सकता, क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। आगे क्योंकि स्टेबल है ना, इसलिए आगे संभ भी, क्योंकि स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में, 2p1 के कंपैरिजन में। तो बेरिलियम की आयनस एनर्जी इसके आगे निकल जाएगी। तो जो आयनस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा ना, IE1 का जो ऑर्डर होगा, फर्स्ट आयनस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, उसमें लिथियम पीछे है, और ये बोरॉन इधर आ जाएगा और बेरिलियम इधर आ जाएगा। तो देखो बेरिलियम जो है ना, दोनों से आगे निकल गया, नहीं निकल गया। बेरिलियम जो है ना 2s1 और 2p1 दोनों से आगे हो गया, बट 2p2 से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो साइज वाला फैक्टर आ गया, तो कार्बन आएगा। फिर 2p3 जो है वो 2p2 और 2p4 दोनों से आगे निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब है बात फ्लोरीन की, 2p6 ऑलरेडी स्टेबल है, सबसे आखिरी में है, तो इसलिए वहां कोई चिंता नहीं है कंपेयर करने की, अगर कुछ आगे होता तो करते कंपेयर। तो इसलिए क्या होगा, ये नियॉन हो जाएगा। नहीं, ये दोनों दो फैक्टर लगे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑन द और साइज, दो को हमने लिया है। तो जो फैक्टर यार आयनेस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे उन्हीं को तो लगाऊंगा, और क्यों लगा दूंगा किसी और फैक्टर को, भावेश। जो फैक्टर आयनेस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे।
लगभग सभी पीरियड में आपको ऐसा मिलेगा, है ना, मोस्ट ऑफ द पीरियड में इस तरीके से दिखेगा। नहीं, ये जो बेरिलियम जो बोरॉन से आगे गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की स्टेबिलिटी से की वजह से गया है भावेश। नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से गया है वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की वजह से गया, साइज की वजह से नहीं गया है। और नाइट्रोजन फ्लोरीन से आगे इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि उसका वो फैक्टर फिर साइज है। समझा भावेश? तो आप ले लो ना स्क्रीनशॉट। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। नाउ कैन बी राइट द ऑर्डर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्या हम इनके एनएस एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं? क्या हम इनकी एनएस एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं? ये क्या होगा बताओ? 3s1, ये क्या होगा? 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। स्टेबिलिटी हमें कहाँ नज़र आ रही है? यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एक एक प्लेस आगे चले जाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये एक प्लेस आगे चला जाएगा, दो प्लेस आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमें साइज वाला फैक्टर डोमिनेट में रखना है। तो सोडियम सबसे, ये किसका ऑर्डर है? ये IE1 का ऑर्डर है, फर्स्ट आंसर यही निकाल लो, है ना। ठीक है, फिर क्या होगा? एल्युमिनियम होगा, फिर कौन होगा? मैग्नीशियम होगा, फिर कौन होगा? सिलिकॉन होगा, फिर सल्फर होगा, फिर फास्फोरस होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा। हो गया। तो आज का तो टाइम हो गया, तो आज यहीं तक रखते हैं। अपन ने पीरियड तक पढ़ लिया है ना। पीरियड, ग्रुप मैंने नहीं पढ़ा है अभी, तो ग्रुप वाली बात जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इसके बाद हमें, मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियड का पढ़ा दिया है, अब मुझे ग्रुप में बताना है कि ग्रुप में कैसे, उसके कुछ एग्जाम्पल कराने हैं, ठीक है। होमवर्क में जो है ना, साइज, अरे यार इसमें क्या मतलब है? साइज, एटम छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन, सिमरन एटम छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको निकाल पाना मुश्किल होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। छोटे साइज के एटम का एनएस एनर्जी ज़्यादा होता है, बड़े साइज का कम होता है। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। होमवर्क में आप लोग चाहो तो इसके क्वेश्चन कर लेना, पीरियोडिक टेबल वाले सीट के, जेड इफेक्टिव के एटॉमिक रेडियस वगैरह को शुरुआत कर दो, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे।